बट कंप्लीट नहीं हो पाई। खैर कंप्लीट अपनी हो ही गई। पंचामृत परपटी के कंटेंट अपन ने देख ही लिए। ठीक है। मात्रा वही दो रत्ती मात्रा में अपन प्रयोग करते हैं। उपयोग कहाँ है, अपन जो गृहिणी वगैरह है उनमें अपन यूज कर सकते हैं। जो अग्निमांद्य से होने वाले रोग है ना, मेनली जो है मेजरली उनमें जो है अपन इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो है अपनी परपटी कल्पना पूरी होती है। अब अगली है अपनी कूपी पक्व कल्पना। तो कूपी पक्व कल्पना, जो बालू का यंत्र जिसने अगर ढंग से पढ़ा है तो कूपी पक्व कल्पना समझना कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। ठीक है। एक परपटी में है ना, दो एग्जाम्पल और आप एक बार देख लेना, उनके कंटेंट तो याद कर ही लेना। बोल परपटी और श्वेत परपटी, 2 नंबर में उनके क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बोल परपटी तो है, श्वेत परपटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ तो लें, उसके कंटेंट पढ़ लें। निर्माण विधि तो आपको जो कॉमन है वही लिखनी है। ठीक है। पर आप उनके कंटेंट जरूर याद रखें। जैसे बोल परपटी में क्या है, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक के अलावा बोल चूर्ण। ठीक है। बोल एक प्लांट का है, ठीक है, उसका चूर्ण जो है काम में लेना चाहिए। फिर श्वेत परपटी, श्वेत परपटी में 3 कंटेंट आते हैं, सूर्य क्षार्य, कलमी शोरा, स्फटिक यानी फिटकरी और नवसादर नव। ठीक है। ये जो है श्वेत परपटी के कंटेंट्स हैं। श्वेत परपटी का आज के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। जो भी लिवर किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, या जो यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जो है डिसऑर्डर्स या फिर बीमारियां हैं, उसमें जो है श्वेत परपटी का अपन प्रयोग करते हैं। और बोल परपटी आप 3rd ईयर में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गायनिक प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें मेनली काम आती है, जैसे कि प्रदर रोग में। ठीक है। प्रदर रोग आप पढ़ोगे, मेनोरेजिया वगैरह जो भी आप पढ़ोगे ना, उनमें जो है बोल परपटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा मतलब है ना, अपने रक्तपित्त हो गया, अतिसार हो गया, इसमें भी बोल परपटी का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंटेंट आप इनके याद रखना, उपयोग याद रखना। मात्रा, परपटी कल्पना की समझ में ना आए तो सामान्य मात्रा लिखिए आना, लेकिन छोड़ना मत। दो रत्ती सामान्य मात्रा है तो 2 रत्ती मात्रा लिखी आना परपटी कल्पना की। ठीक है। अब अपन आते हैं कूपी पक्व कल्पना पे। कूपी पक्व कल्पना कुछ नहीं है, इसमें कांच की कूपी काम में लेते हैं और उसको पाक करते हैं, तो इसलिए इसको कूपी पक्व कल्पना कहते हैं। ठीक है। तो कांच की कूपी में पारद आदि द्रव्यों को डालकर अग्नि द्वारा पकाकर जो औषध निर्माण की जाती है उसे कूपी पक्व कल्पना कहते हैं। इसमें शुद्ध गंधक, शुद्ध पारद की कज्जली या शुद्ध पारद एवं लवण, क्षार, कासी, स्फटिक आदि द्रव्यों के साथ पारद का निश्चंद्र चूर्ण बनाकर आतिशी शीशी धूम में डालकर अंतर्धूम या बहिर्धूम विधि से मंद, मध्य और तीव्र अग्नि पर पाक करने पर जो औषध कल्प तैयार होता है उसे कूपी पक्व कल्पना कहते हैं। कूपी पक्व कल्पना की परिभाषा हो गई। ये भी 2 प्रकार की होती है, गंधक के साथ बनाओगे तो सहगंध, और गंधक के बिना बनाओगे तो निर्गंध कल्पना हो गई। ठीक है। फिर पाक हो जाने के बाद जब अपन को मेडिसिन प्राप्त होती है कूपी में, तो वो 3 जगह प्राप्त हो सकती है। एक होती है कंठस्थ। जैसे मान लो ये एक बोतल है, जहाँ पे अपन मेनली बियर बोतल काम में लेते हैं। अब पता नहीं कैसी बनेगी, बियर बोतल जैसी बनेगी या नहीं। ये बोतल हो गई। या तो आपको कंटेंट प्राप्त होगा कहाँ पे, नंबरिंग डाल रहा हूँ, 1 नंबर मतलब कंठ पे, बियर का जो नेक एरिया है ना, वहां पे आकर जो है मेडिसिन इकट्ठी हो जाएगी। तो या तो यहाँ पे प्राप्त होगी, या आपको प्राप्त होगी तल पे, तलस्थ प्रकार की, यानी बेस पे जाके, बेस पे ही रहेगी वो मेडिसिन, वहीं जाके इकट्ठा हो जाएगी। या फिर आपको जो है दोनों में प्राप्त होगी, उभयस्थ, यानी बोथ कंठ पे भी और नीचे तल पे भी, दोनों जगह प्राप्त होगी, तो वो उभयस्थ प्रकार की जो है प्राप्त होगी। तो में जनरली कंठस्थ रस सिंदूर जो है, रस कपूर है, मल्ल सिंदूर, ये कंठस्थ प्राप्त होती है। तलस्थ में कभी कभी रस सिंदूर तलस्थ भी प्राप्त होती है, सम्मीर पन्नग रस। ठीक है। और उभयस्थ में पूर्ण चंद्रोदय या माणिक्य रस, इस प्रकार की जो कल्पनाएं हैं वो उभयस्थ यानी कंठ और तल दोनों में प्राप्त होती है। ठीक है। और निर्माण विधि के आधार पर अपन 2 प्रकार की बोल सकते हैं, अंतर्धूम और बहिर्धूम। जनरली अपन अंतर्धूम प्रकार से बनाते हैं। इसका इतिहास आप पढ़ लेना, ज्यादा इतिहास की जरूरत है नहीं अपन को। ठीक है। पढ़ लेना एक बार आप डिटेल में इसको कि कब इसका कहाँ वर्णन आया है। ठीक है। अपन निर्माण की विधि पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रमुख द्रव्य जो यहाँ पे काम आते हैं, शुद्ध पारद व शुद्ध गंधक मेनली। ठीक है। इसके अलावा अपन कोई और कल्पना बना रहे हैं जिसमें और कंटेंट भी काम आते हो, तो वो अलग ऐड होते जाते हैं। मेनली इसमें शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक प्रयोग लेते हैं। ठीक है। गंधक कितना लेते हैं काम में,
षडांश, चतुर्थांश, षडांश मतलब 1/6, 1/4, 1/3, समपाद समगुण है, यानी सहपाद समगुण है मतलब 1/4 भाग, मतलब सहपाद समगुण है, समगुण मतलब सेम भाग एक, ठीक है। और सहपाद मतलब 1/4 और ऐड कर लो, सवा भाग, एक से 1/4 को क्या बोला है, सहपाद समगुण, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे आता है सार्ध समगुण, सह अर्ध समगुण, समगुण मतलब एक, अर्ध मतलब आधा और जोड़ दो तो 1.5 भाग। चतुर्गुण गंधक, 4 गुना मतलब 4 टाइम्स गंधक जो है काम में लेते हैं और फिर उसकी कज्जली निर्माण करते हैं, ठीक है। कज्जली निर्माण होने के बाद उसमें योगानुसार नवसाधर आदि अनेक खनिज द्रव्य जो है मिश्रित किए जाते हैं। भावना किसकी देंगे यहाँ पे, वटांकुर स्वरस हो गया, नींबू स्वरस हो गया, कुमारी स्वरस हो गया, रक्तार्क पुष्प स्वरस हो गया। ये डिपेंड करता है कौन सा योग बना रहे हो उस पे आधार पर। यंत्रोपकरण क्या काम में लेते हैं, एक तो बालू का यंत्र काम में लेते हैं, एक कांच कूपी, एक जो है सूतली काम में लेते हैं, जब कांच कूपी तोड़नी होती है तब जरूरत होती है, ठीक है। बालू का यंत्र के लिए बालू का काम में लेते हैं, वस्त्र काम में लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी काम में लेते हैं, दोनों कपड़ मिट्टी करने के लिए काम में लेते हैं। लोहे की शलाका काम में लेते हैं, अग्नि भट्टी, अब आग कहाँ जलाएंगे, भट्टी में ही तो जलाएंगे, तो भट्टी काम में लेते हैं। मुद्रा यानी ढक्कन काम में लेते हैं, चाकू और बालू का यंत्र, इस प्रकार से जो है कंटेंट हो गए। अब कांच कूपी की सबसे पहले कपड़ मिट्टी करते हैं। अब अपन पूर्व कर्म कर रहे हैं, जैसे कि अपन कोई भी काम करते हैं उससे पहले के कुछ तैयारियां करते हैं, फिर मेन कर्म करते हैं और फिर उस कर्म को करने के बाद की जो है तैयारियां करते हैं वो, ठीक है। तो ये पहले की तैयारियां हैं। अब कांच कूपी ले ली अपन ने, उसमें बियर बोतल काम में ले ली, ठीक है। अब बियर बोतल की अपन क्या करते हैं, मुल्तानी मिट्टी और कपड़े से कपड़ मिट्टी करते हैं। तो वही यहाँ पे बताया, कूपी पक्व रस के निर्माण के लिए बियर बोतल सर्वश्रेष्ठ होती है। इस कांच की बोतल को कूपी स्टैंड पर उल्टा रखकर उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से सूती वस्त्र के 60 टुकड़े कर लेते हैं। 60 टुकड़े काट लिए, 7 कतरन ले ली। फिर वस्त्र को एक टुकड़े को मुल्तानी मिट्टी से लिप्त करके बोतल पर चढ़ाते हैं। इसके सूखने पर इसी प्रकार जो है क्रमशः सातों वस्त्रों के खंड की 7 बार जो है कपड़ मिट्टी कर देते हैं। कपड़ मिट्टी समझ में आ गई, क्या किया कैसे किया। अब आता है लोहे की शलाका, उसका क्या काम आता है कि जब अपन बालू के यंत्र में कांच कुपी रख के और उसके अंदर गंधक वाला वो गंधक पारद का कज्जली डाल के और अपन अग्नि देते हैं, तो बीच बीच में जो है क्या होता है, अब टेम्परेचर धीरे धीरे रेज होता है। टेम्परेचर रेज होने से जो गंधक है वो पिघल के वेपोराइज होता है। वो वेपोराइज होके क्या करता है, बार बार बाहर जाने की टेंडेंसी रखता है। अब वो टेंडेंसी रखता है तो ऊपर आने पर कंठ पे तो कुछ है नहीं, गर्माहट, कंठ ओपन है, तो वहां पर जाके वो क्या करता है, जो अपनी जो कूपी है या अपनी जो बोतल है उसके जो कंठ है उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है ना, तो उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए जो है लोहे शलाका की आवश्यकता होती है। तो पाक करते समय कांच कूपी का मुख बार बार गंधक, नवसादर आदि से अवरुद्ध हो जाता है। इस अवरोध को हटाने के लिए जो है कांच कॉपी के मुख में तप्त शलाका का बार बार प्रयोग किया जाता है, जिससे गंधक जलकर कूपी मुख का जो है अवरोध दूर हो जाता है। इसके लिए 4 फीट लंबी लोह शलाका उपयोगी है। अब आप सोचेंगे कि यार वो तो छोटी सी लोहे की नॉर्मल शलाका से ही कर लेते हैं अपन काम, लेकिन टेम्परेचर आप देखिए, पहले 200-250 डिग्री तक, फिर 450, फिर 750 डिग्री तक टेम्परेचर कर देते हैं। तो इतने टेम्परेचर में अपन एकदम पास से तो है नहीं कि कूपी में अपन लोहे की शलाका डालें। तो इसलिए 4 फुट की तो कम से कम शलाका की लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि 4 फीट की जो है शलाका उपयोगी होती है लंबाई में। फिर अग्नि बराष्टी, अग्नि की भट्टी, इस अग्नि की भट्टी में क्रमशः मृदु, मध्य और तीक्ष्ण अग्नि दी जाती है, ठीक है। अग्नि का माध्यम लकड़ी, कोयला या इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी हो सकता है, जो भी सुविधा अनुसार है। आजकल कोयला उपलब्ध नहीं होता है तो अपन क्या काम में लेते हैं, लकड़ी काम में लेते हैं। जैसे हमने रस सिंदूर बनाया था ना, तो हमने भी लकड़ी काम में ली थी, ठीक है। वो लकड़ी के गट्टे थे, उनको डालते गए थे और टेम्परेचर धीरे धीरे करके रेज करते गए थे, ठीक है। जिसके लिए भट्टी में चूल्हा भी उसी आकार में प्रयोग लिया जाता है, ठीक है, जिससे भट्टी द्वारा संपूर्ण अग्नि का उपयोग हो सके, इस तरह की, ठीक है। तो ये भट्टी हो गई। आजकल क्या है, भट्टी की जगह अपन इलेक्ट्रिक फर्नेस का प्रयोग करते हैं, जिसमें डायरेक्ट है ना अग्नि वो इलेक्ट्रिसिटी से जो है निर्धारित टेम्परेचर कर देते हैं, हाँ भाई इतने घंटे के लिए 250 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करो, फिर उसके बाद आगे टेम्परेचर बढ़ा दो, 450 डिग्री कर दो, और फिर 750 डिग्री पे गर्म कर दो। आजकल इलेक्ट्रिक काम है, सब कुछ डिजिटल काम है, तो वैसे ही काम चलता है, ठीक है। फिर आता है अग्नि की बात। अग्नि क्या है यहाँ पे, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था जब मैं बालू का यंत्र का पढ़ा रहा था ना, तब किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कांच कूपी को ढकते हैं क्या।
ढकते हैं तो कब ढकते हैं, तो वो सवाल का आंसर अब आएगा। ठीक है, शायद शर्मिष्ठा ने पूछा था वो क्वेश्चन कि जब अपन बालू का यंत्र यूज करते हैं तो उसमें अपन कूपी को ढकते हैं क्या, और ढकते हैं तो कब ढकते हैं, तो वो आंसर अब आएगा। तो क्या किया है यहाँ पर, सबसे पहले अपन मृदु अग्नि रखते हैं। मृदु अग्नि इसलिए रखते हैं ताकि जो गंधक है वो पहले लिक्विफाई हो, यानी कज्जली जो है वो द्रवीभूत हो। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है मृदु, मध्यम और तीव्र अग्नि पर कुपीपक रसायन के निर्माण को क्रमशः जो है अग्नि दी जाती है। मृदु अग्नि में कज्जली द्रवित होकर पाक के लिए 200 से 250 डिग्री अग्नि दी जाए पर्याप्त होती है, यानी ऑलमोस्ट 200 टू 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपन देते हैं स्टार्टिंग में। मध्य अग्नि पर जो है कज्जली उबलकर तेजी से धुआं छोड़ती है, फिर ज्वाला प्रारंभ होती है। संपूर्ण ज्वाला के शांत होने तक मध्यम अग्नि दी जाती है, यानी पहले अपन ने मृदु अग्नि की, मृदु अग्नि दी तो कुछ टाइम के लिए ताकि जो है कज्जली द्रवीभूत हो सके। जब कज्जली अच्छी प्रकार से द्रवीभूत हो गई तो फिर अपन देते हैं मध्यम अग्नि। मध्यम अग्नि देने पर पहले कज्जली उबलती है अच्छे से, फिर जो है ज्वाला निकलने लग जाती है कूपी से। ठीक है, कूपी से ज्वाला निकलने लग जाती है। फिर जब वो ज्वाला निकलनी बंद होती है ना, तब अपन जो है मुद्रा लगाते हैं और टेम्परेचर फिर अपन बढ़ा देते हैं 650 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे ये बता रखा है, समझ में आया। सबसे पहले अपन ने मृदु अग्नि पे पाक किया, क्यों किया, ताकि कज्जली जो है पहले द्रवीभूत हो सके, तो उसके लिए अपन ने 250 डिग्री स्टैंडर्ड मान लिया, तो 250 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया। ठीक है, जब कज्जली अच्छी प्रकार से पिघल गई, फिर उसके बाद अपन टेम्परेचर रेज करते हैं। टेम्परेचर रेज करके कितना पहुंचा देते हैं, 250 से 450 डिग्री तक। ठीक है, इस टेम्परेचर पे कज्जली उबलती है। उबल के क्या होती है, वो अग्नि धुआं छोड़ती है, तेज धुआं छोड़ती है और फिर ज्वाला के साथ जलना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मध्यम अग्नि पे पाक हो रहा होता है। मध्यम अग्नि कब तक देते हैं, जब तक कि संपूर्ण ज्वाला शांत नहीं हो जाती। जैसे ही ज्वाला शांत हुई तो फिर अपन क्या है, उस पे हठ मुद्रा या मदन मुद्रा डाल लगा देते हैं, और फिर उसके बाद जो है अग्नि को और बढ़ा देते हैं 450 से 650 डिग्री तक। और फिर अग्नि तब कब तक दी जाती है, जो 4 प्रहर तक, यानी 12 घंटे तक। इस प्रकार से जो है 12 घंटे में जो है अपना रस सिंदूर बन के तैयार हो जाता है। अब इस 12 घंटे का आज की डेट में डिवीजन कैसे करते हैं, शुरुआती 6 घंटे क्रमशः मृदु और मध्यम अग्नि देते हैं, फिर आगे 6 घंटे तीक्ष्ण अग्नि पर लगातार पाक करते हैं। ठीक है, अब आता है कूपी मुख मुद्रण। तो कूपी के मुख पर डांट लगाकर बंद करना जो है कूपी मुख मुद्रण कहलाता है। जिससे मुख को बंद किया जाता है उसे मुद्रा कहते हैं। इसके लिए मदन मुद्रा और हठ मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। केवल मुल्तानी मिट्टी एवं वस्त्र का भी प्रयोग इस कार्य हेतु किया जा सकता है। अब मुद्रण यानी ढक्कन कब लगाना है, उसके उसकी कंडीशंस बता रखी है। पहली कंडीशन जो अपन पढ़ चुके, कूपी से लपटों का निकलना बंद हो गया हो। दूसरी, कूपी के चारों तरफ अंधेरा कर कूपी के तल को देखने पर रक्त वर्ण का प्रतीत होता है। अब यानी जो ये कज्जली है वो अपन हैवी हाई टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं, तो कज्जली कैसी हो जाती है, रेडिश कलर की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ज्यादा ताप होगा तो रेडिश कलर की हो जाएगी। तो वो एक से एक तरीका हो गया जानने का। फिर कूपी में शीत शलाका डालने पर शलाका में धुएं का न लगना, ये भी एक कंडीशन है। ये सारी हमने चेक की हुई है। जब हमने रस सिंदूर बनवाया था ना, मतलब टीचर बना रहे थे, हम गए थे देखने प्रैक्टिकल में, तब ये सारी परीक्षाएं हमने की थी, तब जाके ही जो है ढक्कन लगाया था। ठीक है, आजकल तो कॉर्क लगाते हैं, पहले मुद्रा का प्रयोग होता था, आजकल कॉर्क लगा देते हैं। ठीक है, तो कूपी मुख पर टॉर्च का प्रकाश करने पर पारद के कण ऊपर उठता प्रतीत होता है। किसी ने बाहुबली मूवी देखी है, जब वहां पे बाहुबली मरता है ना, महेंद्र अमरेंद्र बाहुबली, तो वो पीछे लपटे चल रही होते थे, वो अलग कण उड़ते दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे रजत के समान चमकीले चमकीले कण उड़ते दिखाई देते हैं। ठीक है, टॉर्च से देखने पर। तो ये भी एक परीक्षा हो गई। अंदर, कूपी के अंदर कण उड़ते दिखाई देते हैं इस तरह से। फिर है, कूपी मुख पर ताम्र का सिक्का रखने पर उस पर पारद के कण चिपक कर सिक्के के उस भाग को श्वेत कर देते हैं। ये भी परीक्षा की हुई है। जैसे ये कूपी का मुख है, ठीक है, इसके ऊपर एक तांबे का ढक्कन ढक दिया अपन ने। फिर जो तांबे का ढक्कन है ना, यहाँ का जो भाग जो अपन ने ढका था, यहाँ पे श्वेत वर्ण का है, चांदी की तरह चमकीला चमकीला जो है एक लेयर बन जाती है पतली कणों की। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि ताम्र को का जो सिक्का है वो जब लगाते हैं ना इसके ढक्कन पर, तो पारद गण उस पर चिपक कर उसको श्वेत कर देते हैं। कूपी पर तख्त शलाका को डालने पर उसमें कज्जली नहीं लगती है। स्टार्टिंग में जब अपन तख्त शलाका डालते हैं ना, तो थोड़ी बहुत कज्जली उसके अंदर आने की संभावना रहती है।
लेकिन जब अच्छी प्रकार से पाक हो जाता है ना, अग्नि निकलना, लपटें निकलना बंद हो जाती है, फिर चेक करते हैं, तो कज्जली जो है उस तप्त शलाका पर नहीं लगती है। ठीक है। फिर कूपी की तली के अंदर सूर्योदय जैसा गोल रक्त बिंब की तरह दिखाई देता है रक्त सिंदूर। ठीक है, मतलब रस सिंदूर। इस प्रकार की जो सातों परीक्षाएं करने के बाद जो है अपन वो ढक्कन लगाते हैं, फिर नेक्स्ट 6 घंटे के लिए तीक्ष्ण अग्नि पर जो है पाक करते हैं। इस प्रकार से रस सिंदूर तैयार हो गया। अब रस सिंदूर तो तैयार हो गया, फिर वो स्वांक्षित होने के लिए जो कूपी को रख देते हैं। ठीक है। अब कूपी का ठंडी हो गई, यानी वो बोतल ठंडी हो गई। अब क्या करते हैं कि जो कपड़ मिट्टी कर रखी थी ना अपन ने, उसको हटा देते हैं। ठीक है, कपड़ा और मुल्तानी का जो वो लेप कर रखा था अपन ने। फिर देखते हैं कि वो रस सिंदूर कहाँ इकट्ठा हुआ। कंठ पर इकट्ठा हुआ तो देखते हैं, उस हिसाब से तोड़े बोतल, और अगर तल पर इकट्ठा हुआ तो उस हिसाब से तोड़ते हैं। अब मान लो ये बोतल है, ठीक है, मेरा रस सिंदूर यहाँ इकट्ठा हुआ, मेरा बनाया हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जहां रस सिंदूर इकट्ठा हुआ उससे 2 अंगुल नीचे क्या करता हूँ, एक डीजल या फिर कैरोसिन में भीगी हुई सूतली को अब मैं यहाँ पे अच्छी प्रकार से लपेट देता हूँ। ठीक है, सूतली लपेट दी मैंने। फिर अब चूंकि कैरोसिन में भीगी हुई है, तो जैसे ही मैं इस पे आग लगाता हूँ तो ये पूरी जल जाएगी। जल जाने से यहाँ से क्या होता है, कूपी कमजोर हो जाती है। कमजोर हो जाती है तो हल्का सा भी अपन प्रेशर डालते हैं, दम लगाते हैं, तो वो टूट जाती है इस भाग से। फिर जो है रस सिंदूर को खुरच के अपन इकट्ठा कर लेते हैं किसी भी कांच पात्र में या फिर किसी और अन्य पात्र में, जो है अपन रस सिंदूर को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है रस सिंदूर अपना तैयार हो जाता है, या कोई भी जो कुपी पक्को कल्पना में तैयार होने वाली औषधि है वो तैयार हो जाती है। समझ में आ गई कुपी पक्को कल्पना? मेरे हिसाब से इजी थी, ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पे आप वटांकुर स्वरस की यहाँ भावना दी है, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक का जो है यहाँ पर अपन ने प्रयोग किया है। ठीक है, 4 प्रहर मैंने बता ही दिया था, जिनमें से शुरुआती 2 प्रहर तो अपन क्या करते हैं, मृदु और मध्य अग्नि देते हैं, और आखिरी 2 प्रहर में अपन तीक्ष्ण अग्नि पर जो है पाक करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अपन आगे बात करते हैं मात्रा। 1 से 2 रत्ती मात्रा में काम में लेते हैं। ठीक है, अनुपान शहद और मक्खन होता है, और रस सिंदूर के अनेक जगह प्रयोग लेते हैं, जो भी अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, या फीवर हो गया, या फिर रसायनवाजीकरण के लिए भी जो है रस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। इन जनरल आज की डेट में अपन एज ए एंटीबायोटिक इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्किन डिसऑर्डर्स वगैरह हो गए, या फिर कोई जीर्ण रोग हो गया, कोई जीर्ण मतलब पुराना रोग हो गया, लंबे टाइम से चला आ रहा है, उसको दूर करने के लिए जो है अपन कुपीपक्को कल्पना का प्रयोग करते हैं। अब लास्ट कल्पना बचती है अपनी पोटली कल्पना। ठीक है, पोटली कल्पना में क्या होता है, अपन पोटलियां बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विस्तारितस्य वस्तुनः अल्पम भवनम पोट्टम पोट्टलति गृह्णाति इति पोट्टलिम। विस्तृत वस्तु के अल्प विस्तार वाली गोली बनाकर औषध निर्माण करने को पोटली कल्पना कहते हैं। ठीक है, अब पोटली 3 प्रकार की होती है, 3 तरह की बना सकते हैं अपन पोटली। या तो बनाए अपन शिखर आरंभिक कार्य, शिखर मतलब पर्वत का जो शिखर होता है ना, उसकी टाइप की जो है, अपन अगर गुटिका बना रहे हैं, गोली बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, शिखर आरंभिक कार्य। दूसरी पूग मात्रा गुटिम कृत्वा। पूग मात्रा क्या होती है, आप पूजा वाली जो सुपारी आपने देखी होगी, इस टाइप की शेप की होती है। तो पूजा की जो सुपारी है, पूग मतलब सुपारी, तो सुपारी की शेप की जो है अपन गुटी बनाते हैं, तो उसको पूग मात्रा गुटी कृत्वा बोला है। और तीसरी है कर्ष मानश्च वर्तिका, कि वर्ती मतलब बत्ती बनाते हैं। बत्ती कैसी होती है, कुछ कुछ ऐसी ही होती है बत्ती। ठीक है, तो बत्ती बनाते हैं किसकी, कर्ष मात्रा की, यानी 12 ग्राम की मात्रा की। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की जो है पोटली तैयार करते हैं। 3 प्रकार की जो है गोलियां बना के पोटली तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के लिए अपन हेमगर्भ पोटली पढ़ लेते हैं। हेमगर्भ पोटली, हेम मतलब स्वर्ण, यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, स्वर्ण भस्म और ताम्र भस्म। रेशियो याद कर लेना इनके, कि पारद 4 भाग, गंधक अर्ध मात्रा में लिया, अर्धांश में लिया है। ठीक है, मतलब 2 भाग, स्वर्ण भस्म 1 भाग और ताम्र भस्म 3 भाग। ठीक है, इस तरह से जो है कंटेंट हो गए इसके। भावना द्रव्य कुमारी स्वरस या ईसब गोल का जो है काम में ले सकते हैं, या फिर जल भी काम में ले सकते हैं।
अंडे का जो व्हाइट पार्ट है वो काम में ले सकते हैं, तुलसी स्वरस, निर्गुंडी स्वरस, ये जो है भावना द्रव्य काम में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर निर्माण विधि क्या है? सर्वप्रथम शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, स्वर्ण भस्म और ताम्र भस्म को सम्यक रीति से खलु में डालकर कुमारी स्वरस आदि से 7 दिन तक जो है अच्छी प्रकार से मर्दन करके कज्जली बनाते हैं। मतलब यहाँ पे कुल मिला के सबसे पहले शुद्ध पारद शुद्ध गंधक मिलाया, उसकी कज्जली निर्माण करते हैं, फिर बीच में जो है स्वर्ण भस्म और ताम्र भस्म को ऐड करते हैं। ठीक है, और फिर वापस जो है कज्जली निर्माण करते हैं। ठीक है, कज्जली निर्माण में 7 दिन तक जो भावना द्रव्य काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं? कुमारी स्वरस आदि की जो है भावना देते हैं। ठीक है, अब भावना देने पर जब वो हल्का गुटी बनाने लायक जो फॉर्म में होता है, तब क्या करते हैं अपन? घृत कुमारी स्वरस से जो भावना देकर बड़ी बड़ी सुपारी जैसी शंकुआकार गुटिका बनाकर सुखा लेते हैं। ठीक है, अब 1 फीट गाढ़े रेशमी वस्त्र में 1 तोला शुद्ध गंधक का चूर्ण रखकर उस पर गुटिका को रख देते हैं। अब क्या किया अपन ने? सबसे पहले एक कपड़ा लिया। ठीक है, मान लो ये कपड़ा है, इसके ऊपर अपन ने क्या बिछा दिया? गंधक बिछा दिया। ठीक है, 1 तोला या 12 ग्राम मात्रा में। फिर गंधक के ऊपर जो है ये जो शंकुआकार वटियां हैं, ठीक है, ये वटियां रख दी। फिर इसको जो है पोटली फॉर्म में जो है बांध दिया। ये पोटली तैयार कर दी। पोटली के अंदर क्या है? गंधक है, और जो अपने अभी योग था पारद, गंधक, स्वर्ण और ताम्र का, उसकी जो है शंकुआकार गोली गुटिकाएं वगैरह रख रखी हैं। ठीक है, ये कर दिया अपन ने। फिर क्या करते हैं? एक बालू का यंत्र या दोला यंत्र लेते हैं। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। यहाँ पे हाँ, अपन बात करते पहले यहाँ पे एक रेशमी वस्त्र लिया, उसमें 1 तोला जो है शुद्ध गंधक का चूर्ण रखकर गुटिकाएं रख दी। फिर उसको वापस 2 तोला गंधक चूर्ण डालकर गुटिकाओं को अच्छी प्रकार से ढक दिया, और जो है इसकी पोटली बना ली कपड़े की। ठीक है, अब मूषा या प्याली नुमा किसी पात्र में 250 ग्राम शुद्ध गंधक डालकर मृदु अग्नि पर पिघला देते हैं। जब गंधक पिघल जाए तो ये पोटली जो है उसको दोला यंत्र की तरह लटका देते हैं और अग्नि पर पाक करते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो मिला मुझे यूट्यूब पे, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, मेरे को वापस मिलता है तो मैं देखूंगा। उस वीडियो में बता रखा है किस तरह से जो है अपन लटकाते हैं। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए ये कोई कढ़ाई है। ठीक है, नीचे से अपन अग्नि दे रहे हैं, आप बस समझने के दृष्टि से है। इसमें अपन ने क्या किया? बालू का वगैरह जो है भर दी। बालू का भर दी, बीच में एक कटोरी सी रख दी। इस कटोरी में पूरा 250 ग्राम क्या अपन ने भर रखा है? सल्फर भर रखा है या गंधक भर रखा है। इस गंधक को जो है अपन अग्नि दे के पिघला देते हैं। पिघला हुआ है गंधक। अब एक अपन ने क्या किया? लकड़ी ली और उस पे एक पोटली लटका दी। किसकी पोटली लटका दी अपन ने? जो अपन ने गुटिका बनाई थी शंकुआकार योग की, वो गुटिका और गंधक की जो पोटली है अपन ने यहाँ पे इस गंधक के लिक्विड में, इस लिक्विफाइड गंधक में जो है डुबो के रख दी। ठीक है, यहाँ पे पात्र के तल पे नहीं टच होनी चाहिए, ऊपर ही रहनी चाहिए। जैसे दोला यंत्र में तल में और पोटली में गैप होता है ना, वैसा ही गैप यहाँ पर होगा। बस अपन को इस लिक्विड में जो है द्रव गंधक में जो है डुबा के रखना है। ठीक है, डुबा के रखा और फिर उसके बाद अग्नि कंटिन्यू देते रहते हैं, मृदु अग्नि। फिर बीच बीच में अपन पोटली को निकाल कर जो है चेक करते रहते हैं, ठोकते रहते हैं। ठोकते मतलब उसमें टक टक करके देखते हैं। अगर उसमें मेटल जैसी आवाज आने लग जाए तो अपन उसको क्या है बाहर निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे कि पोटली से जब धातु की शब्द यानी टन टन की आवाज आने लगे और गंधक का वर्ण व्योम यानी काला सा होने लग जाए तो पोटली को बाहर निकाल लेना चाहिए। फिर शीत होने पर पोटली खोलकर गुटिका को बाहर निकालकर चिपके हुए गंधक को हटाकर इन शंक्वाकार गुटिकाओं को सुरक्षित रख लेना चाहिए। पोटली निर्माण के लिए 120 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है पोटली अपन निर्माण करते हैं। इसके अलावा 2 विधियां और चलती हैं। ये तो है गंधक में जो है स्वेदन टाइप की विधि है। ठीक है, एक पुटपाक विधि चलती है और एक भावना देने से जो है तैयार की जाती है वो विधि चलती है। इन जनरल अपन जो है गंधक वाली विधि ही यूज लेते हैं। ठीक है, पर आपको नॉलेज रहनी चाहिए। तो कौन कौन सी विधियां भी चलती है इसमें? एक तो पुटपाक द्वारा पोटली निर्माण विधि भी चलती है। ठीक है, ये राज्य शराब संपुट गजपुट द्वारा पोटली निर्माण यहाँ पे बता रखा है। और दूसरा जो है भावना द्रव्य देकर जो है पोटली कल्पना तैयार की जाती है। वो भी एक तरह की जो है उपयोगी कल्पना है। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे इन जनरल गंधक वाली जो है तरीका ही यूज में लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको?
इस प्रकार से जो है अपनी पोटली कल्पना तैयार हो गई। इसका हेमगर्भ पोटली का अनेक सन्निपातज व्याधियों में या फिर जीर्ण व्याधियों में जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अन्य पोटलियां भी आती है, हिरण्यगर्भ पोटली वगैरह भी, कई तरह के योग हैं जो जहाँ पे चलते हैं। फिर रस सेवन विधि। रस सेवन विधि के लिए क्या होता है, सबसे पहले पंचकर्म करना चाहिए। पंचकर्म मतलब यहाँ पे जो है 5 तरह के कर्म बता रखे हैं। पंचकर्म ये वो अपन जो करते हैं वमन विरेचन वगैरह, ये नहीं है। पंचकर्म में यहाँ पे प्रयोग करते हैं अपन क्या बोलते हैं, दीपन पाचन, ठीक है, उसके अलावा स्वेदन स्नेहन और वमन विरेचन, ये 5 जो है कर्म अपन यहाँ पे रस औषधियों को प्रयोग करते वक्त जो है प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पाचन, स्नेहन स्वेदन, वमन विरेचन। पाचन में मतलब दीपन पाचन दोनों आ गए। ठीक है, तो ये 5 कर्म करते हैं पहले रोगी का, फिर उसके बाद जो है रसौषधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है अपन रस सेवन विधि करते हैं। फिर यहाँ पे एक क्षेत्रीकरण वर्ड आया है। क्षेत्रीकरण मैंने पहले भी बताया था, जो बंद पढ़ा रहा था, कि जो आया था ना आरोट बंद, जिसमें अपन ने शुद्ध पारद का जो है प्रयोग किया था, बांधा था शुद्ध पारद को, तब उसमें क्षेत्रीकरण वर्ड आया था। तब मैंने कहा था ना, शरीर को रस औषधि सेवन के लिए उपयोगी बनाना क्या कहलाता है? क्षेत्रीकरण कहलाता है। ठीक है, फिर है ना जो है रस औषधि को कैसे प्रयोग करना चाहिए? रस भस्म, अगर भस्म रूप में आप प्रयोग कर रहे हो तो तांबुल या पान में रखकर जो है इसका विधि पूर्वक सेवन करना चाहिए। पत्ते क्या है रस सेवन में, कि घी हो गए, लघु अन्न पान हो गए, लौकी, परवल, गोदुग्ध, घृत, दधी, हंसोदक, मुदगयूष, जो भी लघु लघु अन्न पान है, वो सब जो है यहाँ पे प्रयोग किए जा सकते हैं रस सेवन में। पत्ते हैं। अब पत्ते की अगर अपन बात करें तो भी जो भी हैवी हैवी है पदार्थ, इसके अलावा लंघन हो गया, ठीक है, व्यायाम हो गया। स्नान मतलब ऐसा नहीं है नहाना ही नहीं है। स्नान मतलब कई लोग क्या है दिन में 2 बार नहाते हैं या ज्यादा देर तक नहाते हैं, तो वैसा काम नहीं करना है। या ज्यादा ठंडे पानी से नहाते हैं या ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, इस तरह से नहीं, सुखोष्ण पानी से नहाना है। ठीक है, उबटन हो गया, मुर्गे का मांस हो गया, जो भी अनूप मांस जो गुरु होता है, ठीक है, मद्य का सेवन निषिद्ध है। आतव, आशा वरिष्ठ, इनका प्रयोग जो है, ये मद्य के प्रकार होते हैं। कांजी हो गई, ठीक है, ये गुरु अन्न हो गया, विष्टम्भी अन्न हो गया, तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ हो गया, इनको जो है प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। फिर रस व्यापक प्रतिकार। अब रस औषधि का कोई लगातार सेवन करने से उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे मान लो किसी को कोई रस औषधि सूट ही नहीं की, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि जीरक चूर्ण के साथ दही व भात का सेवन कर सकते हैं, या कृष्ण मछली के का सेवन कर सकते हैं, या वात प्रकोप अगर हो गया है किसी के तो नारायण तेल की मालिश कर सकते हैं। नारायण तेल वात हर तेलों में बहुत अच्छा काम करता है। इसका आपने बहुत नाम भी सुना होगा। प्रैक्टिकली किसी के जोड़ों वगैरह में दर्द होता है वात के कारण, तो उसको नारायण तेल प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको बताऊं कि उरु स्तंभ रोग, उरु स्तंभ क्या, सियाटी का जो रोग होता है ना, उसमें यहाँ पे अभ्यंग करवाते हैं। अभ्यंग तो महानारायण तेल या फिर नारायण तेल का और महामास तेल को मिक्स करके जो है अभ्यंग करवाते हैं सियाटिका में, और उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। तो वो क्या है, वात शामक होता है नारायण तेल, इसलिए जो है प्रयोग किया जाता है मालिश वगैरह में। बेचैनी होने पर जो है सिर पर ठंडे पानी का, जैसे कई बार होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है शरीर में, तो अपन क्या करते हैं, नहा लेते हैं या फिर सिर पे गीला पानी डालते हैं, अपन को थोड़ा अच्छा फील होता है। या फिर प्यास लग रही है तो चीनी का पानी मिल पी लेते हैं, या फिर कोई अपने रूह अफ़ज़ा वगैरह है उसका पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो उससे जो है सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है, फायदा मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है रस व्यापत की रस के कारण कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। रस त्याग विधि। अब पारद के जो योग होते हैं उनको क्या है कि सेवन बंद करने के बाद एक बार जो है बिल्व के फल का जो है सेवन करना यहाँ पे बताया गया है। बिल्व जो है कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट अगर शरीर में रह गया होगा पारद का, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इस प्रकार से जो अपना है आज पारद प्रकरण पूरी तरह कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा डाच बड़ा हो गया टॉपिक, 1.5 घंटे की क्लास करीब हो गई है अपनी, 1.25 घंटे की, तो कोई बात नहीं। इसमें कोई भी डाउट हो एक बार पढ़ना और समझना। ठीक है, मैं ना अभी सोच रहा हूँ बीच में आपकी एक क्लास और लूँ। ऐसा नहीं है पार्ट ए आपको पढ़ा दिया और बीच में छोड़ दूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा आपको। बीच बीच में रिवाइज अपन करते रहेंगे, लेकिन आपको आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, आप आंसर नहीं दोगे तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, वो गलत बात है, वो आंसर देने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, आज ज़्यादा डिटेल में चला गया मैं। ठीक है,
तो पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो ग्रुप पे पूछ लेना, है ना। एंड करता हूँ मैं क्लास। हाँ बोलो। वो गिरी मतलब जो अंदर का जो है ना, गूदा। तो वो बिल्व होता है, बील का अपन जूस नहीं पीते, तो उसका गूदा निकाल के लेते हैं, उसका जूस बनाते हैं। तो वो बील का जो है गूदा काम में ले रहे हैं यहाँ पे, बिल्व गिरी। गिरी मतलब गूदा, जैसे आम की होती है ना, आम की गिरी। ठीक है, ये है। हाँ, अरे ऐसा है ना कि जैसे अपन मैंने अभी बताया कि रसौषधि अपन सेवन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रसौषधि सेवन से पहले अपन ने वमन विरेचन आदि कर्म करवाए थे। तो शरीर क्या होता है, रोगी का कमजोर होता है, जो कर्षित होता है। मतलब बीमारी अगर आपके कोई हुई है, तो ऑब्वियस बात है कमजोरी आएगी शरीर में। और घी और दूध, ये दो ऐसी चीजें होती हैं जो सर्व शरीर साथ में होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई जानवर हो। सभी को दुग्ध जो होता है वो साथ में होता है, यानी शूट करता है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पे है दुग्ध सेवन बता रखा है। ठीक है, लघु अन्नपान मैंने ऐसे बताया कि इन जनरल जो है लघु अन्नपान नुकसान नहीं करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लघु अन्नपान के साथ कुछ स्पेसिफिक चीजें भी हैं जो अपन यूज कर सकते हैं। ये जो है घी है, ठीक है, दूध है, ये नित्य सेवनीय द्रव्यों में भी है। जैसे आप नेक्स्ट ईयर आचार रसायन पढ़ोगे, तो वहाँ नित्य सेवनीय द्रव्यों में भी होता है ये, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग बताया गया है। और कोई डाउट? एक चीज और है, मैं आज एक मतलब स्टूडेंट को अप्रिशिएट करने वाला था, वो लेकिन अभी क्लास में ऐड नहीं है। हिमानी शर्मा, उस केवल एक अभी वही है जिसने मेरे को आंसर लिख के दिए हैं पुराने क्वेश्चंस के। ठीक है, उसने कई मिस्टेक्स भी की हैं, लेकिन उसको उसका फायदा मिलेगा। अब मैं उसको बताऊंगा भी क्या क्या करेक्शन करने हैं, किस किस तरह से आंसर लिखने हैं। अगर आप सब लिख के भेजो, तो मैं एक बार कॉमन क्लास लेके, और जो जो क्वेश्चनों में सबने कॉमन गड़बड़ किया उनको मैं एक बार तैयार करवा दूंगा। भाई ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं ना, अच्छे नंबर लाने हैं, तो ये काम तो करना पड़ेगा आप लोगों को। बट मेरे को लगता है ग्रुप में ही अप्रिशिएट करना पड़ेगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में कभी होते हैं ना सारे बच्चे, तो मैं ना एक बार अप्रिशिएट जरूर करूंगा। बहुत अच्छा काम किया उसने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब छुट्टी है अपनी कल से। नहीं, कल से तो नहीं, कल एक क्लास और होगी जिसमें अपन ये पार्ट ए पूरा कंप्लीट करेंगे। कल वाला टॉपिक छोटा सा है, स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड है, फटाफट कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पड़ी हुई है, क्योंकि बस में परीक्षा वगैरह है उसमें। तो वो छोटा सा टॉपिक है, 2-3 पेज पेज का, फटाफट 15 मिनट में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, कल और एक बार क्लास ज्वाइन करनी है अपन को, फिर 7 तारीख तक छुट्टी है। एंड करता हूँ मैं क्लास।